हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जो है द्रव की अवस्थाएं, द्रव एवं गैस, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है आदर्श गैस समीकरण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम तो आपका नहीं, क्लास 11th का जो एग्जाम होता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये समीकरण जो है ना, इसमें फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहला आता है कि आदर्श गैस समीकरण हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए आदर्श गैस समीकरण, तो देखिए इससे पहले हमने जब पढ़ाया था तो हमने गैस नियम पे बात किया था। तो जो गैस नियम होता है वो मुख्यतः 5 होते हैं। तो इसमें भी यही बताया गया कि जो आदर्श गैस नियम है, जो आदर्श, केवल या तो हम गैस नियम कह सकते हैं या आदर्श गैस नियम भी हम कह सकते हैं। तो आदर्श गैस नियम, अब मैं आपको बता दूं, देखिए आदर्श गैस नियम जो है ना, इसके अंतर्गत लगभग 5 नियम आते हैं। ठीक है, जैसे बायल्स का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, ठीक है, अवगाद्रो का नियम हो गया, डाल्टन का नियम हो गया, ये सभी मतलब नियम ही है। तो आदर्श गैस नियम के अंतर्गत 5 लगभग नियम आते हैं मुख्यतः। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आदर्श गैस नियमों को मिलाने पे, जब इसको मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, एक समीकरण प्राप्त होता है, और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। सबसे पहली बात, परिभाषा याद हो गया कि नहीं हो गया। आप कह सकते हैं ना कि आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस नियमों को मिलाने पर एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका जो है परिभाषा, तो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद ये समीकरण क्या इससे मिला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यही लिखेंगे कि आदर्श गैस नियम कहें या गैस के नियम कहें, कोई बात नहीं है, गैस नियम या गैस के नियम। तो आदर्श गैस के नियमों हम लिख देंगे, नियमों को मिलाने पर एक समीकरण प्राप्त होता है। समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। गैस समीकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहली बात आदर्श गैस समीकरण क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बताया आदर्श गैस के नियम जो होते हैं, नियम मुख्यतः 5 होते हैं, तो इनको मिलाएंगे तो एक हमें समीकरण प्राप्त होगा, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आता है कि वो नियम कौन कौन से नियम मिलेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें नियम मिलता है, जो है बायल्स का नियम। बायल्स ऐसे हम लिखते हैं, बायल्स का नियम। ये इंक मेरा समाप्त हो गया है। ठीक है, मैं देखूं इंक है क्या। नहीं है, इसको मैं रख ही देता हूं। चलिए देखिए, इंक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैक से नहीं तो मैं इसी से लिख दे रहा हूं। तो पहला आता है बायल्स का नियम। तो बायल्स के नियम आपको याद होगा कि बायल्स के नियम में हमें आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि स्थिर ताप पर, हमने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर
किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है, ठीक है, निश्चित जो द्रव्यमान का आयतन होता है वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको जस्ट अभी हमने कल नहीं परसों हमने पढ़ाया था, ठीक है, 2 दिन पहले ही। तो बायल्स के नियम में हमने यही बताया था कि क्या होना चाहिए, जो इस किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के दाब के। पी क्या है, दाब है, ये आयतन है। तो ये हमने बायल्स के नियम में बताया था। ये आपको अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, बायल्स का नियम आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या क्या स्थिर होता है, तो ये स्थिर आपको याद रखना है कि इसमें स्थिर होता है ताप, और एक और चीज स्थिर होता है जो है मोलों की संख्या। n मतलब मोलों की संख्या, t माने ताप। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसको मैं समीकरण फर्स्ट मानता हूं। उसके बाद फिर से हम लेते हैं चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स के नियम भी हमने कल ही पढ़ा था। तो चार्ल्स के नियम में हमें क्या बताया गया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है किसके, गैस के ताप के। तो ये हमें दूसरा एक और हमें क्या मिल गया, समीकरण मिल गया, दूसरा फॉर्मूला। इसको समीकरण 2 मानते हैं। परंतु ये जो क्या है चार्ल्स का नियम है, इसमें स्थिर होना चाहिए, क्या स्थिर होना चाहिए, जो है दाब स्थिर होना चाहिए। एक और चीज स्थिर होना चाहिए जो है मोलों की संख्या, जो है n। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा आपको फिर से एक और चीज याद रखना है, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम। अब अवोगाद्रो के नियम में भी हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि किसी गैस के, अब अवोगाद्रो नियम आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें भी यही बताया गया है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये 3 हमें फॉर्मूले यहाँ से मिलते हैं, इसको समीकरण 3 मानते हैं। और इसमें भी 2 चीजें स्थिर आपकी होना चाहिए, जो है स्थिर होना चाहिए ताप, और एक और चीज स्थिर होना चाहिए जो है दाब। ये दोनों ही स्थिर होना चाहिए, मतलब स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यही तो है अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। आप जाकर अच्छे से इन तीनों का नियम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों नियम हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इतना हो गया तो अब हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, तीनों को हम एक में मिलाते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को मिलाने पर, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं ना, तो देखिए इसका भी आयतन है, इसका भी आयतन, इसका भी आयतन, तो सभी का आयतन समान है, तो आयतन को हम 1 ले लेंगे। और ये समानुपाती किसका, 1/p, t और n। तो ये हम लिखते हैं 1/p गुणे n और गुणे t लिख देते हैं। अब ये तीनों 1 में गुणा हो जाएगा, तो v = n t, सॉरी ये समानुपाती रहेगा ना, ऊपर समानुपाती है तो ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, p बच जाएगा। अब थोड़ा सा और भी आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे क्या आएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है r, फिर से n, फिर से t और नीचे p हो गया। ये p इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Vp = RnT मिलेगा। और ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये है, यही क्या है, यही है आपका आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही है आदर्श गैस समीकरण। सबसे पहले ये नियम आदर्श गैस समीकरण का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, और ये नियम आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे V क्या है, P क्या है, R, T, N ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्या है, V पर यदि हम बात करें, मैं लिख दूं क्या, देखिए V जो है वो गैस का आयतन है, क्या है, गैस का आयतन है। P क्या है, P है गैस का दाब, ठीक है। N क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। T क्या है, ताप है।
जो ये है ना, ये गैस स्थिरांक क्या है, गैस नियतांक भी कह सकते हैं, गैस नियतांक या गैस स्थिरांक। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।